Good morning, everyone. So, in the last class, we were discussing the parallel inverter. So, today we will discuss the series inverter. So, in the series inverter, basically series inverter, it is known as a load commutated inverter. इसे load commutated inverter बोला जाता है या self commutated inverter भी बोला जाता है. ठीक है, इसमें जो commutation process यूज हो रहा है वो क्लास A commutation है. ठीक है. नेक्स्ट एप्लीकेशन, जनरली सीरीज इन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी एसी का जरूरत है. ठीक है, अगर मुझे डीसी सोर्स से एसी सोर्स बनाना है तो उस केस में मैं जो इन्वर्टर यूज करूंगा, अगर हाई फ्रीक्वेंसी एसी बनाना है तो हम लोग जो इन्वर्टर यूज करेंगे दैट विल बी अ सीरीज इन्वर्टर. ठीक है, सो हाई फ्रीक्वेंसी एसी एप्लीकेशंस में ये सीरीज इन्वर्टर का यूज होता है. प्लस इसके एग्जांपल्स में इंडक्शन हीटिंग एंड फ्लोरेसेंट लाइटिंग्स में भी इसका यूज किया जाता है. ठीक है, देखिए बेसिकली हम लोग पहले भी पढ़े थे एसी सोर्स से एसी हाई फ्रीक्वेंसी एसी बनाने के लिए हम लोग साइक्लो कन्वर्टिंग सर्किट का भी यूज कर सकते हैं. दैट इज अ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टिंग का भी यूज कर सकते हैं. सो अगर मेरे पास इनपुट एसी है, अगर मुझे हाई फ्रीक्वेंसी एसी जनरेट करना है तो उस केस में हमारे पास कौन सा पावर सर्किट रहेगा, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर सर्किट रहेगा. पर अगर मेरे पास डीसी सोर्स अवेलेबल है, बैटरी अवेलेबल है और बैटरी से मुझे एसी सोर्स को बनाना है, सो उस केस में वी विल यूज अ सीरीज इन्वर्टर फॉर ऑब्टेनिंग हाई फ्रीक्वेंसी एसी. ठीक है, नाउ ये बेसिक सर्किट डायग्राम है. ठीक है, सीरीज इन्वर्टर का मैं हम लोग पहले इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या डिमेरिट है, फिर इसके बाद हम लोग मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर या हाफ सीरीज ब्रिज इन्वर्टर से इसे रिप्लेस करेंगे इस सर्किट को. ठीक है, तो पहले बेसिक सर्किट हम लोग देखते हैं. सो पहला क्वेश्चन आता है कि इसे सीरीज इन्वर्टर क्यों बोला जाता है. सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई दिस इन्वर्टर इज नोन एज अ सीरीज इन्वर्टर. तो इसका आंसर ये है कि इसमें जो कम्यूटेटिंग सर्किट है, इसमें कम्यूटेटिंग सर्किट कंपोनेंट या सर्किट बोल सकते हो, वो है ये एल और सी है. ठीक है, एक एक्सटर्नल हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर लगाते हैं. ठीक है, लोड के सीरीज में, इसीलिए इसको सीरीज इन्वर्टर बोला जाता है. अगर हम लोग सर्किट को देखें तो यहाँ पे दो थायरिस्टर है और इसको बोल सकते हैं दो स्विच, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विच यूज कर रहे हैं. सो इस थायरिस्टर की जगह पे आप यू कैन ऑल्सो यूज अ मॉसफेट, यू कैन ऑल्सो यूज अ ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर, और यू कैन ऑल्सो यूज अ आईजीबीटी. सो आप इस थायरिस्टर के जगह सीआर के जगह पे दूसरा स्विच भी ऑटोमेटिक स्विच यूज कर सकते हैं. ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि आपको पता है कि स्विच का जितना स्विचिंग टाइम बेहतर होगा, कम होगा, उतना अच्छा स्विच होता है, और क्या है कि उसकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो जाती है एट द सेम टाइम. ठीक है, तो सीरीज इन्वर्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है एल और सी, ये आपका लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, दो स्विच है यहाँ पे और एक डीसी सोर्स है. मुझे एसी सोर्स इस जगह से लेना है. सो यहाँ पर हम लोग एक लिख सकते हैं, वी नीड अ basically an AC voltage here. Okay, so output current is I0 and output voltage is V0, and this is the load where AC load where जहां पे मुझे क्या करना है, AC को लेना है, AC obtain करना है from a DC source. ठीक है, with the help of this circuit. Clear? नेक्स्ट आता है कि इसे लोड कम्यूटेशन क्यों बोला जाता है. तो बेसिकली देखिए, लोड कम्यूटेशन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है एल और सी, ठीक है, सो कंबाइंड ये कैसा हो गया, आर एल सी. एल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ L1 प्लस L डैश. L डैश इज अ इंडक्टिव पार्ट ऑफ द लोड. तो इफेक्टिव इंडक्टर यहाँ पे L डैश प्लस L1 हो गया. L1 क्या है, एक्सटर्नल इंडक्टर हम लोग लगाए हैं. ठीक है, तो एक किस तरह का सर्किट हो गया, RLC सर्किट हो गया. सो RLC सर्किट जो होता है, आपको पता है RLC सर्किट हमेशा डैम्पिंग नेचर का होता है. इसलिए डैम्पिंग नेचर का होता है क्योंकि करंट हमेशा स्टार्ट करेगा जीरो से, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है. सो इंडक्टर प्रेजेंट रहने की वजह से करंट हमेशा, अगर सर्किट में करंट ऑलरेडी जीरो है तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि करंट हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा. ठीक है, ड्यू टू द इंडक्टर, और करंट एंड करेगा भी जीरो पर क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है. इसी को बोला जाता है डैम्पिंग सर्किट. ठीक है, डैम्पर्स. ये करंट भी इंक्रीज करता है जीरो से क्योंकि इंडक्टर की वजह से करंट स्टार्ट करता है जीरो से, और करंट एंड भी करेगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है. ठीक है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा उस केस में, फुल्ली चार्ज होने के बाद
क्या होगा कि इस डीसी को ब्लॉक कर देगा, इसीलिए करंट भी एंड करेगा 0 पे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो 3 तरह का आरएलसी सीरीज सर्किट होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। सो देखिए, ये 3 तरह का हमारे पास सर्किट है आरएलसी में। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम है, बेसिकली आप लोग पढ़ोगे, तो मैं अभी यहाँ पे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जाई क्या है? जाई इज अ डैम्पिंग फैक्टर। जाई इज अ डैम्पिंग फैक्टर जिसकी वैल्यू क्या होती है? R/2L होता है। ठीक है, और डैम्पिंग फैक्टर अगर मेरा 1/√LC से अगर ज्यादा रहता है, उस केस में इसे ओवर डैम्प्ड कंडीशंस बोला जाता है। ओवर डैम्प्ड में क्या होता है? ओवरशूट काफी हाई रहता है, इसे ओवरशूट बोला जाता है। ठीक है, इसे ओवरशूट बोला जाता है। सो ओवरशूट काफी हाई रहता है। करंट 0 से स्टार्ट होगा और एंड भी 0 पे करेगा। ठीक है, ये ट्रांजिएंट स्टेट है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को ट्रांजिएंट स्टेट बोला जाता है। इसके बाद स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो ओवर डैम्प में क्या होता है कि ओवरशूट काफी हाई रहता है और स्टेबल टाइम कम होता है, जल्दी स्टेबल कर जाता है। ठीक है, जो ऑसिलेशंस है वो तुरंत क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी टाइम कम होती है। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग आता है। ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है? जाई की वैल्यू 1/√LC होती है, मतलब 1/R/2L इज इक्वल टू 1/√LC। तो इसमें क्या होता है? ओवरशूट थोड़ा कम हो जाता है और स्टेबल टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं कि कंपैरिजन टू ओवर डैम्पिंग के कंपैरिजन में क्या होता है कि ये इसकी ओवरशूट थोड़ा कम होती है पर स्टेबलिंग टाइम ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा अंडर डैम्पिंग कंडीशन है। ठीक है, जो हम लोग इस केस में देखेंगे। सो अंडर डैम्पिंग कंडीशन में क्या होता है कि ओवरशूट काफी कम होता है पर स्टेबलिंग टाइम काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये 3 तरह का आरएलसी सर्किट है जो मैंने आपको ब्रीफली समझाया। ठीक है, इसमें सीरीज इन्वर्टर सिर्फ अंडर डैम्पिंग कंडीशन के लिए वैलिड होता है। इसका एक रीजन मैंने यहाँ पे आपको दिया, बाकी और एक रीजन मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। एक रीजन इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे ओवरशूट कम है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हम लोग का मकसद ये रहता है कि जो ओवरशूट है वो काफी कम रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर ओवरशूट बहुत ज्यादा रहेगा तो उस केस में डेफिनेटली ये डैमेज कर सकता है सर्किट को। ठीक है, जितना मेरा रिक्वायर्ड है, अगर उस रिक्वायरमेंट से ज्यादा मेरा ओवरशूट आ गया तो उस केस में क्या होगा कि सर्किट को डैमेज कर सकता है। बेसिकली जो मेन रीजन जो है वो मैं आपको ड्यूरिंग द एप्लीकेशंस आपको एनालिसिस के दौरान हम समझाएंगे कि क्यों अंडर डैम्पिंग कंडीशंस को ही सीरीज इन्वर्टर में लिया जाता है। सो अंडर डैम्पिंग कंडीशन मेरा क्या होगा? R/2L मस्ट बी लेस देन 1/√LC। इसका मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि साइन फंक्शन बनाने के लिए हम लोग ये कंडीशन लेते हैं। ठीक है, मुझे साइन फंक्शन को बनाना है, तो साइन फंक्शन एसी मुझे क्या चाहिए? ऐसा चाहिए कि जो साइन फंक्शन को दे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि केवल अंडर डैम्पिंग कंडीशंस को ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि ओवर डैम्प या क्रिटिकल डैम्पिंग में आप कंडीशंस नहीं बना सकते, आप ये सर्किट काम नहीं करेगा। सर्किट काम करेगा, बट क्या होगा कि वो साइन फंक्शन नहीं देगा। मेरा जो आउटपुट वोल्टेज या करंट जो चाहिए वो मुझे कैसा चाहिए? साइन फंक्शन चाहिए। सो साइन फंक्शन के लिए मैं अंडर डैम्पिंग में जाता हूं। अगर क्रिटिकल या ओवर डैम्पिंग का केस अगर लेंगे तो उस केस में मुझे साइन फंक्शन नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, उसकी परसेंटेज कम होगी। इस वजह से हम लोग सिर्फ अंडर डैम्पिंग कंडीशंस को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस है इस सर्किट का। अब उसको डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्किट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला हम लोग इसको मोड 1 पे जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग मोड 1 पे जाते हैं। सो इन द मोड 1, देखिए मोड 1 को मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, सो मोड 1 में क्या हो रहा है कि T1 को हम ऑन कर रहे हैं। ठीक है, T1 को ऑन कर रहे हैं और इस कैपेसिटर को हम पहले से Vc0 का चार्ज देके रखते हैं। इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ द सर्किट, कम्यूटेटिंग सर्किट। मतलब एक सर्किट यहाँ पे लगा रहता है जो क्या करता है कि स्टार्टिंग के समय में, चूंकि स्टार्टिंग के समय अगर कोई करंट नहीं है तो सारा कैपेसिटर भी डिस्चार्ज रहेगा, बट इस सर्किट को या इन्वर्टर को स्टार्ट जब हम करते हैं तो इस कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, स्लाइटली हम लोग
चार्ज कर देते हैं। यहाँ एक सर्किट लगा रहता है, ठीक है, यहाँ एक सर्किट लगा रहेगा। वो क्या करेगा कि स्टार्टिंग में इसको पहले चार्ज कर देगा Vc0, उसके बाद वो क्या होगा, यहाँ पर वो ये सर्किट डिटैच्ड हो जाता है। एक बार स्टार्ट करके इनिशियलाइज करके सर्किट को फिर वो हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का एक सर्किट लगा रहेगा जिसका काम सिर्फ फर्स्ट टाइम रहेगा, पहला बार। जब पहला बार वेवफॉर्म सीरीज इन्वर्टर को मैं स्टार्ट करूंगा तो उस समय एक सर्किट यहाँ पे ऐड रहेगा जो इस कैपेसिटर को इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इस सर्किट से हट जाएगा, फिर उसका दोबारा सर्किट में काम नहीं है, ठीक है। इसे बोला जाता है प्री चार्ज कैपेसिटर। सो पहले से कैपेसिटर को हम चार्ज करके रखते हैं। किस तरीके से चार्ज करेंगे, ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। इसका रीजन भी मैं आपको वेवफॉर्म के थ्रू दे दूंगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों करना है, ठीक है। सो पहला मुझे पॉजिटिव साइकिल चाहिए। सो एज यूजुअल आपको पता है पहले पॉजिटिव चाहिए फिर नेगेटिव चाहिए। इस तरीके से हम साइकिल को स्टडी करते हैं, एसी को। तो ये डीसी है। सो मैं T1 को क्या करूंगा, फायरिंग एंगल देकर T1 ऑन हो सकता है क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो उस केस में और कैथोड के कंपैरिजन में क्या है कि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है। और एक चीज याद रखना है, जो Vc0 है वो Vs से कम होना चाहिए। Vc0 मेरा जो है वो Vs से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है। सो थायरिस्टर को हम ऑन करने के लिए कैपेसिटर को इनिशियलाइज करते हैं, उसको बोल सकते हैं प्री चार्ज कर देते हैं। और उसकी पोलरिटी कैसा रहनी चाहिए, ये प्लस होनी चाहिए या माइनस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसमें हम लोग करते क्या है, फिर इस आगे हम लोग करेंगे क्या, थायरिस्टर को हम ऑन कर देंगे बाय प्रोवाइडिंग द फायरिंग एंगल। सो यहाँ पर हम लोग ने एक फायरिंग एंगल को यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पे एक फायरिंग एंगल दे दिया, ठीक है। सो थायरिस्टर 1 में हम लोगों ने फायरिंग एंगल दिया और जिससे थायरिस्टर ऑन हो गया। देखिए अब क्या हो रहा है, थायरिस्टर को ऑन करने से मेरा पहले क्या कंडीशन था, आउटपुट करंट का 0 करंट वाज फ्लोइंग, करंट फ्लो 0 कर रहा था। IS भी, सोर्स करंट भी क्या था, 0 था। व्हाट वाज द VC, सो VC1 जो था वो Vc0 चार्ज था इस तरीके से, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द VL, चूंकि VL क्या है, LdI/dt है। VL क्या है, LdI/dt। L इज द L1 प्लस L डैश, ठीक है। L क्या है, L1 प्लस L डैश। L1 क्या है, और एक्सटर्नल इंडक्टर लगाए हैं, और L डैश क्या है, लोड का इंडक्टिव पार्ट है, ठीक है। सो इसका कंबाइंड इफेक्ट L हो जाएगा, ठीक है। सो VL भी क्या है, LdI/dt, चूंकि करंट है नहीं तो dI/dt 0 है, इसलिए VL भी 0 है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं T1 को ऑन करूंगा, T1 को ऑन करने से क्या होगा, करंट A B C D A की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ये कैपेसिटर क्या होगा, आप देखिए करंट फ्लो इधर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो कैपेसिटर क्या होगा, पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है। डिस्चार्ज होके 0 होगा, उसके बाद फिर ये चार्ज होगा। फिर क्यों चार्ज होगा, क्योंकि उस समय इंडक्टर में करंट है तो इसको चार्ज करेगा, ठीक है। इसको देख सकते हैं आप। अच्छा एक चीज इससे पहले क्या है कि आप VL को देख लीजिए, क्या है VL क्या होगा, आप एक पॉइंट S ले लीजिए। सो BS क्या होगा, वोल्टेज, ये प्लस है। आप इसमें अगर लगाएंगे KVL लॉ तो आपको लगेगा ये वोल्टेज क्या होगा, VL या VBS क्या होगा, वोल्टेज VL और VBS क्या होगा, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी पोलरिटी इधर है, माइनस है, ठीक है। तो ये टर्मिनल क्या होगा, B टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और S टर्मिनल क्या है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए स्टार्टिंग के केस में जब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सेम हो गया। उस केस में क्या होगा, दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, साफ दिख रहा है।
ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस सेम है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये वोल्टेज दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग के समय में हम लोग ऑन होने के बाद ये है पोजीशन, जब ऑन नहीं हुआ था T1, सो उस केस में VL 0 था, पर जैसे ही ऑन हुआ ये पॉजिटिव चला जाएगा, इक्वल टू कितना, VS प्लस VC0। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये अपनी पोलरिटी को चेंज करेगा और इस तरीके से चला जाएगा, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, एंड दिस आउटपुट करंट विल बी साइन फंक्शन। मैंने ये आपको केस यहां से दिखाया था, साइन फंक्शन दे रहा है ये। ठीक है, या प्योर साइन नहीं है, मैं आपको इसका एक्सप्रेशन बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा। इस तरीके से बन रहा है, तो ये दिखता है थोड़ा साइन फंक्शन की तरह। और इस केस में क्या है, IS और I0 सेम है, इसीलिए यहां पे भी सेम कर दिए। ठीक है, अब इसको आप देखिए, ये इस तरीके का बन गया। ठीक है, सो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज जब डिस्चार्ज होके जीरो होगा उस समय क्या है, इंडक्टर के पास करंट है, वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज कैसे होगा, di/dt होगा, तभी होगा। इसका मतलब इंडक्टर के पास एनर्जी है, तो क्या करेगा, कैपेसिटर को फर्दर चार्ज कर देगा, बट इस समय अपोजिट पोलरिटी से। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आफ्टर मोड 1 के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए, अब देखिए इसको एनालाइज कीजिएगा ना, तो ये एनालाइजिंग द सर्किट वी अप्लाई KVL लॉ एट ABCDA। तो R ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या होता है, R/IT प्लस L di/dt प्लस 1/C इंटू I इंटीग्रेशन I dt इज इक्वल टू VS प्लस VC0। इसी को लैपलेस और इनवर्स लैपलेस यूज करके सॉल्व कीजिएगा, तो IT की वैल्यू ये आएगी, एक्सप्रेशन। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन क्या है, समेशन ऑफ, ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दिस इज कांस्टेंट। नाउ these two values are time dependent. Now it is also time dependent, that means क्या है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है और ये साइन फंक्शन है। इसका मतलब है IT जो बनेगा वो एक्सपोनेंशियल और साइन का दोनों का मिक्सचर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मेरा जाई की वैल्यू कम होगी, तो जाई की वैल्यू कम कब होती है, जब अंडर डैम्पिंग कंडीशन में कम होती है, इसीलिए ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अंडर डैम्पिंग कंडीशन में, इसीलिए मुझे साइन फंक्शन ज्यादा मिलेगा। इसीलिए साइन फंक्शन को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल अंडर डैम्पिंग कंडीशन लेते हैं। ये प्योर साइन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल भी ऐड है, पर एक्सपोनेंशियल जो पार्ट है उसको हम लोग ने कम किया है, कैसे, अंडर डैम्पिंग कंडीशन क्रिएट करके। और अंडर डैम्पिंग कंडीशन कैसे क्रिएट होता है, देखिए अंडर डैम्पिंग कंडीशन क्रिएट करना है तो आपको जाई की वैल्यू क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो जाई की वैल्यू क्या है, R/2L। ठीक है, जाई की वैल्यू क्या है, R/2L है, जाई की वैल्यू को आपको करनी है, कम करनी है किससे, 1/√LC से करनी है। ठीक है, अब इसमें लोड तो मेरा R और L' मेरा लोड है, जो मान लीजिए फिक्स है। ठीक है, पर ये जो वैल्यू है इसका सिलेक्शन तो मेरे पे डिपेंड करता है ना। हम ऐसा सिलेक्शन इसका L1 और C का हम ऐसा सिलेक्शन करेंगे ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो उस केस में मुझे कैसा मिलेगा सर्किट, अंडर डैम्पिंग कंडीशन सर्किट मिलेगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि सर कि इसमें कंडीशंस को प्रोवाइड करने के लिए मुझे तो जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वही चाहिए। हाँ, वो सब चीजें होंगी, ठीक है, वो सब सारी चीजें आएंगी, क्योंकि इसका जो ये ड्यूरेशन है, ये भी डिपेंड करता है RLC की वैल्यू पर।
ठीक है। तो डेफिनेटली क्या मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए उस हिसाब से, जैसे ये मान लीजिए ये मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, ये मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। दिस इज पाई बाई ओमेगा टी। इसको ठीक है, ये पाई बाई ओमेगा है, पाई बाई ओमेगा आर हो गया। ठीक है, ये पाई बाई ओमेगा, ये मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये मेरा नेचुरल साइकिल हो गया, हाफ साइकिल। और ये क्या हो गया, ये मेरा फ्रीक्वेंसी क्रिएट है, मतलब ये डेड, ये मैंने चूंकि मैंने आपको बताया कि इसके बाद की कंडीशन में बताऊंगा, ये टोटल क्या हो गया, साइन फंक्शन। मैं इसको डिस्कस करता हूं अभी। ठीक है, सो ये क्या हो गया, साइन फंक्शन प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने कम कर दिया डैम्पिंग फैक्टर को कम करके, ठीक है, इसीलिए अंडर डैम्पिंग कंडीशन में मेरे को साइन फंक्शन मिलेगा। ठीक है, सो ये मेरा मोड 1 का एक्सप्लेनेशन था। आप इसको देख लीजिए, मोड 1 पे क्लियर होना चाहिए सभी को। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा पहले, फिर चार्ज होगा, चार्ज होकर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, Vs प्लस Vc0। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, Vc0। ठीक है, यहां पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होके 0 पे क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इस समय करंट ऑलरेडी सर्किट में है। देखिए करंट है सर्किट में, जब करंट रहेगा सर्किट में तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये चार्ज भी तो होगा, इसीलिए अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज हो गया ये। ठीक है, चलिए मोड 2 और मोड 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।